बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम पढ़ेंगे गॉल्गी बॉडीज़ के बारे में। ये बीएस की क्लास का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 का गॉल्गी बॉडीज़। गॉल्गी बॉडी कैमिलो गॉल्गी ने 1898 में यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्कवर किए थे और ये एक्चुअली एक स्मूथ मेम्ब्रेन्स का सेट होता है। स्मूथ मेम्ब्रेन जो सैक्स की फॉर्म के अंदर अरेंज होती हैं उनका पूरे सेट को क्या नाम थे? गॉल्गी बॉडीज, गॉल्गी अपरेटस कहते हैं। जब ये एसोसिएटेड वेसिकल भी साथ शामिल कर लें तब इसका नाम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और एक ही सेल के अंदर देर में भी हंड्रेड्स ऑफ गॉल्गी बॉडीज जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि इसने जो सेल के अंदर सर्टेन चीज़ों के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, उनकी सिंथेसिस करनी होती है, उनको स्टोर करना होता है और उनको सेल के अंदर या सेल से बाहर उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस सिस्टम में जब हम गॉल्गी बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि जब इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो इसके स्ट्रक्चर में हमें एक फेस पे नज़र आ रहा है सिस फेस, और दूसरा जो होता है वो ट्रांस फेस होता है। सिस फेस जो होता है इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। सिस फेस जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है और जो ट्रांस फेस होता है वो कनकेव होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब डिफरेंट लिपिड्स का और दूसरी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो फिर वेसिकल्स वहाँ से बर्ड ऑफ होके आते हैं और बॉडी वेसिकल बर्ड ऑफ होकर आकर यहाँ पे जो सिस फेस पर जो सिस्टर्नी होती हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं विच आर सेपरेटिंग द कंटेंट्स फ्रॉम द साइटोसोल, इन सिस्टर्नी के अंदर वो आकर फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर जैसे जैसे वो सिस से ट्रांस की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वैसे वैसे उनके अंदर सर्टेन चेंजेस आती रहती हैं, उनके अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होते रहते हैं। क्योंकि गॉल्गी बॉडीज़ का डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? सेलुलर सिक्रीशन के साथ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आकर इसके अंदर फ्यूज़ हो गए इस सिस फेस में और इसके अंदर फिर बाकायदा चेंजेस आती चलेगी और चेंजेस स्पेशली खास तौर पे किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं ओलिगोसैकेराइड पोर्शन ऑफ द पॉलीसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड का पोर्शन होता है उसके अंदर चेंज आती है कि उसके अंदर जब इसके अंदर वो चीज़ आ जाती है तो ओलिगोसैकेराइड में से कुछ मोनोसैकेराइड्स को रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह पे दूसरे जो मोनोमर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें अडेप्टेशन हो जाती है, उनके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। यही वो जगह है जहाँ पे उनके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह मिलाई जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको और लिपोप्रोटीन के मालिक्यूल बनते हैं एंड दीज मालिक्यूल्स फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर इन वेसिकल की फॉर्म के अंदर इनके मैच्योरिंग फेज से पिंच ऑफ होके बन रहे होते हैं और इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स फील्ड होते हैं। वो एंजाइम फिर सेल के अंदर या सेल के बाहर वैरायटी ऑफ टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पेंक्रियाज के अंदर जो पेंक्रियाटिक जूस बनता है उस जूस के अंदर जो तीनों टाइप के एंजाइम्स ग्रैन्यूल्स के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी इसके गॉल्गी बॉडी से बन के आए होते हैं। तो ये एक छोटा सा नोट था किसके बारे में? गॉल्गी अपरेटस के बारे में। दूसरा हम इसके साथ जो रिलेटेड फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो है लाइसोसोम। हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? लाइसोसोम के बारे में। डी डब और उसके को वर्कर्स ने 1949 में लाइसोसोम डिस्कवर किए थे। और लाइसोसोम एक्चुअली अगर हम एक सेल बनाते हैं बेटा तो उससे एक सेल के अंदर जो गॉल्गी बॉडीज़ होते हैं, गॉल्गी बॉडी से ये जो वेसिकल बर्ड ऑफ होके अलहदा हो रहे हैं ना, इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का। इन्हें क्या नाम देते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसो का मतलब क्या होता है? स्प्लिट कर देना। लाइसिस से निकला है, सोमा से निकला है, बॉडी इनके जो भी बॉडी इनके साथ कांटेक्ट में आ गई है इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले सारे के सारे एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके इसके अंदर प्रोटीएजेस भी हैं, लाइपेजेस भी हैं, न्यूक्लियसेस भी हैं, एमाइलेजेस भी हैं। जिनके सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो पानी की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको तोड़ के उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अमूमन जो लाइसोसोम की पीएच होती है वो 5 मेंटेन की जाती है। इनकी एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो होती है उस पीएच को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होती है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर पैक होते हैं टाइटली। अगर किसी वजह से इनके अंदर से लीकेज हो जाए, वो एंजाइम इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाए तो फिर ये सेल के अंदर भी डिस्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, सेल के अंदर भी तबाही मचा सकते हैं, सेल के भी दूसरे सर्टेन ऑर्गेनाइज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये इसके अंदर पैक होते हैं, इसमें से लीक नहीं होते। जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं बेसिकली तो पता ये चलता है कि जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर ये एक लाइसोसोम है तो इसके अंदर एंजाइम भरे हुए हैं तो इसकी अपनी मेम्ब्रेन क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाती?
तो उसकी बेसिक रीजन क्या है बेटा कि इसकी जो मेम्ब्रेन के अंदर वाली सरफेस है यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। वो 3 डायमेंशनल स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो उन एंजाइम के सामने रेजिस्टेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसकी अपनी मेम्ब्रेन को कोई डैमेज नहीं होता। जब हम लाइसोसोम के फंक्शन की बात हम करेंगे तो सबसे पहले इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा, वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एक अमीबा है, अमीबा जैसे अगर ये अमीबा है, अमीबा की बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई चीज़ इसके साथ कॉन्टेक्ट में आई है तो ये इन फोल्डिंग के जरिए उसको उसकी बॉडी के अंदर ले जाया जाएगा, इनके वेजिकल बन जाएगा। इसको लाइसोसोम क्या करेंगे, इसको फाइगोसाइटोज कर देंगे, निकल लेंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। जब किसी सेल के अंदर इस तरह से डाइजेशन होती है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन जैसे मैंने अभी पेंक्रियास की बात की थी, तो जो यहाँ से वो गोल्गी बॉडी से मटेरियल बना था लाइसोसोम की फॉर्म के अंदर, वो किस में चला गया था, ड्यूटीनम के अंदर। ड्यूटीनम के अंदर जाकर उसने डाइजेशन की थी, उसके अंदर वो कौन सी हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगी। दोनों टाइप के डाइजेशन में इन्वॉल्व है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी के डिफेंस में इन्वॉल्व है। कि फॉर एग्जाम्पल जब हम इंसान की बात करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट का डायरेक्ट काम क्या होता है कि इसने बॉडी के अंदर एंटर होने वाले पैथोजेंस को फैगोसाइटोज करके उनको किल करना होता है। तो ये भी इनका काम है। इसका मतलब है अगर हम लाइसोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे मुनासिब तरीन जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, वो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा ये ऑटोफेगी भी इन्वॉल्व है। ऑटोफेगी में कहते हैं कि जब अपने ही सेल का कोई हिस्सा वोन आउट हो जाता है, पुराना हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये काम से काबिल नहीं रह गया, तो इसी का लाइसोसोम इसको निकल लेगा और उसको तोड़ के डाइजेस्ट कर देगा, और जो इसकी मटेरियल नए राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए जरूरी होंगे वो रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। इस तरह सेल की ये रिन्यूअल भी कर देते हैं, ऑटोफेगी हो जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम सेल डिस्ट्रक्शन भी होती है। जैसे कि टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वे की टेल होती है, लेकिन बिफोर जब माइटोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है सॉरी, तो उसकी जो टेल होती है वो खत्म हो जाती है। जब ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था उसकी फिंगर के दरमियान में वेब होता है, वो भी खत्म हो जाता है। किसकी वजह से, इसी लाइसोसोम की वजह से। इसके अलावा हम कहते हैं सर्टन स्टोरेज डिजीजेस भी इसकी वजह से हो सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम भी हैं, बात DNA के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और इन लाइसोसोम के अंदर सर्टेन एंजाइम एब्सेंट हो जाते हैं। एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से जिस चीज़ के कैटाबॉलिज्म के अंदर वो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ज़ाहिर है वो प्रेजेंट नहीं है तो वो चीज़ कैटाबोलाइज नहीं होती, जमा होती रहती है। फॉर एग्जांपल जब हमारी लिवर और मसल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाता है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम एब्सेंट है, जिस वजह से हमारी जो लिवर है वो डैमेज का शिकार हो जाती है, लिवर डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाती है। इस डिजीज़ को हम पॉम्प्स डिजीज़ कहते हैं। या अगर हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर या बॉडी सेल्स के अंदर लिपिड जमा हो जाता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, उसको एंजाइम उसको डिग्रेड करने वाला, उसको डिस्ट्रक्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से जो खास तौर पर जो इन्फेंट्स हैं अगर उनके ब्रेन सेल्स के अंदर ये लिपिड के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं तो इवन मेंटल रिटार्डेशन, इवन डेथ हो सकती है उनकी। इसे कहते हैं सैज डिजीज। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।